हाय एवरीवन, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। दिस इज शैलेंद्र पांडे, योर फिजिक्स मेंटर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को टर्म 2 के सारे चैप्टर्स के लिए एक एक वीडियो लेक्चर में पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समराइज कर दिया है। उसके बेसिस पर आप लोगों को चैप्टर्स, आई होप कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, उसके इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपने सैंपल पेपर की तरफ। सीबीएसई ने भी टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है और आज के इस लेक्चर में मैं आपको वही पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। पेपर सब्जेक्टिव है, इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि आपको कैसे आंसर्स लिखने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर को, दैट इज सीबीएसई सैंपल पेपर फॉर फिजिक्स। सबसे पहली बात यह है कि भाई पेपर में इंस्ट्रक्शन क्या है, तो इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। आइए एक एक करके देखते हैं। हमारे पास जो टोटल टाइम होगा इस पेपर के लिए, दैट इज 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 35, और यही 35 मार्क्स आपका टारगेट होना चाहिए। आपको 35 मार्क्स यहां पर गेन करने हैं, ठीक है। अगला आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन क्या है? देयर आर 12 क्वेश्चंस इन ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सबसे पहली बात, टोटल 12 क्वेश्चंस हैं और सारे ही क्वेश्चंस हमारे कंपल्सरी हैं, यानी कि सारे क्वेश्चंस हम लोग को करने हैं। इसमें बेटा कुछ इंटरनल चॉइस गिवन है, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चंस में कोई चॉइस नहीं गिवन है। दिस क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शंस, तो 3 सेक्शंस हैं, ए, बी और सी। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस हैं 2-2 मार्क्स के, तो टोटल कितने हुए? 6 मार्क्स। सेक्शन बी कंटेन्स 8 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। 8 क्वेश्चंस हैं 3-3 मार्क्स के, तो 24 मार्क्स ये हो गए। और इधर आपके 3 क्वेश्चंस थे, तो 6 मार्क्स ये हो गए। सेक्शन सी में आपकी एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 5 पार्ट्स होंगे और वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका होगा। तो टोटल 3 सेक्शंस हो गए, ए, बी एंड सी। ए सेक्शन में 3 क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, 6 नंबर हो गए। सेक्शन बी में आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं 3-3 मार्क्स के, तो 24 मार्क्स आपके वो हो गए। उसके बाद सेक्शन सी में एक केस स्टडी है जिसमें एक नंबर के 5 क्वेश्चंस गिवन है, तो टोटल 5 मार्क्स आपके वो हो गए। और ऑल टोटल जब आप करेंगे तो दैट इज 35 मार्क्स। There is no overall choice in the paper. However, an internal choice has been provided in 1 question of 2 marks and 2 questions of 3 marks. मतलब ये जो सेक्शन ए में क्वेश्चंस हैं उनमें एक इंटरनल चॉइस आपको गिवन है कि आप ये करो या ये करो। अभी पेपर में आएगा, मैं आपको बता दूंगा। दूसरी चीज है, आपको जो 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें 2 क्वेश्चंस में आपको इस तरीके की चॉइस गिवन है कि उनमें आप ऑप्शनल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। You may use log table if necessary, but use of calculator is not allowed. तो सीबीएसई वाले बच्चों को आप सबको बहुत अच्छे से पता ही है कि आप लोग को ये कैलकुलेटर जो है वो अलाउड नहीं होता है। हाँ, लॉग टेबल अगर कहीं पर रिक्वायर्ड है तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आइए अपने सेक्शन ए में देखते हैं, जिसमें टोटल हमारे पास 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है सेमीकंडक्टर का, यानी कि आखिरी चैप्टर से ही हमारा सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों बन गया है। और पहला क्वेश्चन है, इन अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन इफ एंटीमनी इज added, then what type of extrinsic semiconductor is obtained? हमसे कह रहे हैं कि अगर सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है और उसमें अगर हम लोग एंटीमनी मिला दें, तो सोचने वाली बात यह है कि एंटीमनी किस तरह का डोपेंट है। देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग डोपिंग करते हैं तो डोपिंग 2 तरह की होती है, सबको पता है। ट्राईवेलेंट डोपेंट हम डाल सकते हैं या पेंटावेलेंट डाल सकते हैं। तो आपको बस सोचना यही है कि ये जो एंटीमनी है, ये एंटीमनी किस तरह का डोपेंट है। तो अगर मैं आप लोग को याद दिलाऊं, पेंटावेलेंट यानी कि 5th ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये एलिमेंट्स होते हैं। जिसमें अगर हम लोग एंटीमनी की बात करें तो ये जो एंटीमनी हमारे पास है ये आपके इसी 5th ग्रुप में आ रहा है, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आ रहा है। हालांकि नाइट्रोजन तो इनर्ट होता है तो उसकी बात तो नहीं की जाती है, उसको हम डोपेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं। और ये बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है बिस्मथ, तो उसका भी यूज नहीं करते हैं। फिलहाल एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा हूं,
सिर्फ एंटीमनी की अगर हम बात करें तो ये आपके लिए, अगर आप ध्यान से समझ रहे हो, तो 15th ग्रुप या हम लोग 5th ग्रुप भी बोल देते हैं, तो इस 15th ग्रुप का ये एलिमेंट है एंटीमनी, जो कि यहां पर क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसके डायग्राम को बनाकर यहां पर थोड़ा सा आपको दिखा दूं, अगर ये एंटीमनी है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये देखिए इसके अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ये वाले, और सिलिकॉन जो इसके अगल बगल है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अपने खुद के। तो ये देखिए ये सिलिकॉन के हो गए। ऐसे ही अगर अगला सिलिकॉन यहां पर होगा तो ये देखिए इसमें भी इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये देखिए यहां सिलिकॉन है तो हम इसमें भी इस तरीके से बना सकते हैं। एक सिलिकॉन ये है तो इसमें भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक इस तरीके का स्ट्रक्चर लेकर के दिखा दिया। और इसमें अगर हम लोग बॉन्ड्स की बात करें तो ये देखो इसने अपनी बॉन्डिंग कर ली, इसने अपनी बॉन्डिंग कर ली, इसने बॉन्डिंग कर ली, इसने बॉन्डिंग कर ली। जबकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है एंटीमनी का, दैट इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। सो दिस इलेक्ट्रॉन हियर इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री है, यही उस पूरे सेमीकंडक्टर में इधर उधर मूव करेगा और उस सेमीकंडक्टर को एन टाइप कैरेक्टर देगा। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि प्योर सेमीकंडक्टर में जब हमने एंटीमनी को ऐड किया है, देन व्हाट टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। सो आवर आंसर इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। तो आपका मन है तो आप इस तरीके से ये भी बना करके आप शो कर सकते हो। बाकी देखिए थ्योरेटिकल है तो मैं आपको बताता हूं आगे आपको इसको लिखना कैसे है। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सो फॉर्म्ड। कह रहे हैं कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बना उसके लिए आप एनर्जी का जो डायग्राम है आप उसको भी शो करो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या एनर्जी का डिफरेंस है, उसको भी शो करो। तो आइए देखते हैं। देखो लिखने का तरीका प्यारे बच्चों यहां पर ये होना चाहिए, सिंस एंटीमनी इज अ पेंटावेलेंट, यानी कि इसमें 5 वैलेंसी होती है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो इट इज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, हेंस व्हेन इट इज एडेड टू अ प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड। एन टाइप सेमीकंडक्टर यहां पर बनता है। उसके साथ में अगर आप चाहो तो वो डायग्राम बनाकर दिखा सकते हो जो मैंने बनाया था। फिलहाल जो पूछा गया है उसकी बात वो क्या है, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज गिवन एज। देखो यहां पर ये हमारा वैलेंस बैंड होता है जिसमें मेजॉरिटी में आप देखो, क्योंकि एन टाइप की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और कुछ रेयर केसेस के होल्स भी हैं यहां पर। और ये देखो ये डोनर का एनर्जी लेवल हमको गिवन है, यहां से एक्साइट होकर के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी लेवल पे यानी कि कंडक्शन बैंड में पहुंचता है। वही चीज हमको यहां पर बनाकर दिखाना होता है। तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, कंडक्शन बैंड और ये जो डोनर एनर्जी लेवल है, तो इनके बीच का ये जो गैप है दैट इज 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो फिलहाल जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो डोनर की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रोवाइड करता है। आइए प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर 2 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स। 2 अलग अलग हाइड्रोजन एटम कंसीडर करो। द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम इज इन एन एक्साइटेड स्टेट। सभी के दोनों के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्साइटेड स्टेट में, अच्छी बात है। इज इट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू हैव डिफरेंट एनर्जीज बट सेम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल? जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं कि क्या यह पॉसिबल है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट एनर्जीज हों लेकिन ऑर्बिटल मोमेंटम जो है वो सेम हो? तो समझने वाली बात प्यारे बच्चों यहां पर ये है कि एनर्जी का फार्मूला क्या है और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो था, अगर हम बोहर्स मॉडल की बात करें तो mvr इज इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2π के बराबर होता है। ये जो h है जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यही हमको नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है कि भाई किस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, और इसी ऑर्बिट के नंबर को यूज करके हम एनर्जी बताते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो n बराबर 1 में होता है, लेकिन अगर किसी भी nth ऑर्बिट में हम बात करें तो वहां पर एनर्जी का फार्मूला ये होता है, दैट इज द एनर्जी इन nth ऑर्बिट। तो ये वाला n तो यहीं से निकल कर आता है। इसका मतलब प्यारे बच्चों दोनों फार्मूले आपस में कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि n की वैल्यूज अगर दोनों के लिए सेम हैं और दोनों ही किसके हैं, हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम्स हैं,
हाइड्रोजन के अगर एटम है तो Z भी दोनों का सेम है, तो इसका मतलब N भी दोनों का अगर सेम है तो दोनों के लिए एनर्जी लेवल अलग अलग नहीं हो सकता। तो यहां पर यही है कि क्या ऐसा हो सकता है, तो आप लिखोगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अब बात आई कि ठीक है सर समझ में तो आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे, तो आइए इसके सोल्यूशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो आंसर इज नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो अभी मैंने आपको बताया एनर्जी कितनी होती है -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हाइड्रोजन का ना होता तो यहां पर बेटा Z स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम और करते, फिलहाल हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 हो गई है। कह रहे हेंस इलेक्ट्रॉन्स हैविंग डिफरेंट एनर्जीज, अगर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग है, बिलोंग टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, दैट इज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n। अगर एनर्जी अलग अलग है तो दोनों की n वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। देयरफॉर देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। कहने का मतलब प्यारे बच्चों क्या है यहां पर कि अगर n की वैल्यूज अलग अलग हैं तभी एनर्जी अलग अलग होगी, अगर n की वैल्यू सेम है तो उधर एनर्जी की वैल्यू भी हमारी सेम ही होगी, अलग नहीं हो सकती। फिर आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसी सेकंड क्वेश्चन में ही हमको एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया था कि जो इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया बताया, या तो वो वाला करो या तो ये वाला करो, जो भी आपको इजी लगे। फिलहाल ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक्सप्लेन हाउ डज, फर्स्ट पार्ट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन फोटो सेल वेरी इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड बट कीपिंग द इंटेंसिटी सेम। कह रहे हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी अगर हम डबल कर दें लेकिन इंटेंसिटी को सेम रखें, तो आप मुझे यह बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट और काइनेटिक एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा। फिर कह रहे हैं शो द ग्राफिकल वेरिएशन इन द अबव 2 केसेस। अब देखो बेटा, मैटर यह है कि अगर आपने इंटेंसिटी को सेम रखा है तो करंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल भी करते हो तो फ्रीक्वेंसी का लेना देना सिर्फ और सिर्फ फोटॉन्स की एनर्जी से होता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी से फोटॉन्स आएंगे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो भी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर इंटेंसिटी सेम है तो इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे हैं तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो उतना ही करंट जनरेट होगा। देखो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से निकल रहा है, करंट में इसका लेना देना नहीं है। करंट का मतलब है कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल करके अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं, एनोड वाला जो प्लेट लगता है ना वहां तक कितने पहुंच रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पहला जो ग्राफ है प्यारे बच्चों वो ग्राफ तो ऐसा कांस्टेंट होना चाहिए कि अगर आप इधर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा भी देते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो फर्स्ट ग्राफ शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर 0 है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इंटेंसिटी है, सो दैट इज कांस्टेंट, सॉरी ये करंट है। फिर दूसरी चीज हमसे कहा गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताओ भाई साहब। देखो अगर इंटेंसिटी सेम है ठीक बात है, लेकिन अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, तो मैंने अभी आपसे कहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से निकलने वाले जो फोटॉन्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, और ये ग्राफ आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये हमारा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो K मैक्स होती है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये उसका ग्राफ है। अगर आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हो तो यहां पर ये डॉटेड बढ़ता है, और ये जो वैल्यू होती है ये हमारी वर्क फंक्शन को डिनोट करती है। तो ये इस तरह का ग्राफ आप यहां पर बनाकर दिखा सकते हैं। अब आइए थ्योरेटिकली आपको दिखाते हैं इसको आपको कैसे लिख करके आंसर देना है। तो यहां पर कहा गया सिंस फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो मैं आपको समझा चुका हूं ये बात। देयरफॉर व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज टू डबल देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम। तो आपने एक लाइन में ये चीज लिख करके समझा दी है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो तो भी करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि करंट सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। सो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस कि आपने फ्रीक्वेंसी को डबल भी कर दिया बट करंट रिमेन
कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट ग्राफ देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है इसका फार्मूला हाफ mv मैक्स स्क्वायर होता है विच इज इक्वल टू h न्यू नॉट। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो वही चीज बताया गया कि हेंस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू डबल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स आल्सो विल इंक्रीज टू डबल। दिस इज शोन बिलो। तो ये आपने वो ग्राफ बना करके दिखा दिया। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये इधर वाला ये जो पोर्शन है इसको आप लोग प्यारे बच्चों डॉटेड बनाइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। और अगर आपको याद हो तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बिना इसके मतलब इस फ्रीक्वेंसी से कम वाली फ्रीक्वेंसी पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट नहीं होते हैं, इंटेंसिटी चाहे जितनी बढ़ा लो आप। तो इसका मतलब पीछे का जो ग्राफ है वो रियलिटी में नहीं होता, बट हाँ अगर पीछे बढ़ाएंगे तो वो वर्क फंक्शन को डिनोट कर देगा। अब अपना फर्स्ट सेक्शन का, सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस थे, तो फर्स्ट सेक्शन के थर्ड क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेम द डिवाइस विच कन्वर्ट्स चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इंटेंसिटी में होने वाले चेंज से करंट में होने वाले चेंज को शो करती है। प्लॉट IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिवाइस फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज, स्टेट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ द डिवाइस। देखो भाई, अगर आपसे कभी भी IV कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ दे, करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक पूछ दो, तो करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक तो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में है, वहीं पर रहा होगा। डिवाइसेस आपने कितनी पढ़ रखी है, तो भाई साहब आपने फोटो डायोड पढ़ा है, आपने LED पढ़ा है, एक आध चीज आपने और पढ़ी होगी, यही फोटो सेल पढ़ा होगा, यही आपके सिलेबस में है। इसका मतलब इन्हीं 3 में से अपना आंसर है। और सीधी बात है कि अपना आंसर यहां पर क्या है, दैट इज फोटो डायोड, क्योंकि फोटो डायोड ही उस तरीके से वर्क करता है जो यहां पर बात की गई है। क्या वर्क करता है, देखो भाई, अगर कोई इस तरह का PN जंक्शन डायोड है, ठीक, और इसको हम लोग रिवर्स बायस स्टेट में यूज कर लें, लाइक दिस, ये प्लस है, ये माइनस है, ये P टाइप है, ये हमारा N टाइप है, और इस पर हम लोग इंसिडेंट करवा दें सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो ये देखिए, फोटॉन्स हमने इसके ऊपर गिराए। फोटॉन्स जब उस डिप्लीशन वाले रीजन में जाते हैं तो वहां पर जो न्यूट्रल एटम्स रहे होंगे उन न्यूट्रल एटम्स को तोड़ने का काम करेंगे, ठीक। तो जैसे ही वो टूटेगा, जो वहां पर बैरियर फील्ड होती है, वो बैरियर फील्ड उन टूटने वाले इलेक्ट्रॉन और होल्स को वापस से अपने उसमें अलाइन कर देते हैं, अपनी बैरियर फील्ड की वजह से उनको मूव करा देते हैं। उनके मोशन की वजह से वहां पर अचानक से करंट की वैल्यू कंपैरेटिवली बढ़ जाती है। जैसे ही बढ़ जाती है तो वही हम लोग कहते हैं कि भाई इंटेंसिटी को चेंज करा के हमने इफेक्ट डाल दिया किस पर, करंट पर। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फोटो डायोड। याद रखना, रिवर्स बायस सेल या बैटरी को यूज करते हैं हम लोग यहां पर, फॉरवर्ड बायसिंग का केस ये नहीं होता है, ठीक है। अब आइए देखिए इसको थ्योरेटिकली आप कैसे लिखोगे भाई। सो फोटो डायोड इज अ PN जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। दैट इज फोटो डायोड आर यूज्ड टू डिटेक्ट ऑप्टिकल signals of different intensities by changing current flowing through them। तो ये काम क्या करता है, किसी भी फोटो डायोड का काम क्या है, ऑप्टिकल सिग्नल्स को सेंस करना, रिसीव करना बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ करंट। करंट को चेंज करता है, करंट जैसे ही बढ़ता है तो पता चल जाता है भाई साहब कोई ना कोई सिग्नल यहां पर डिटेक्ट हुआ है। तो सिग्नल के डिटेक्शन का मेन इसका काम होता है। दूसरी बात, IV कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो बड़ा सिंपल है भाई, रिवर्स बायस स्टेट में किसी भी PN जंक्शन का जो भी ग्राफ होता है बस वही बता दो। तो आप सबको पता है कि ये ग्राफ कुछ इसी तरीके का होता है। यहां पर जो ये करंट होता है माइक्रो एम्पियर में होता है। दूसरी बात, रिवर्स बायस में इसीलिए ग्राफ नेगेटिव साइड में बनाया है। तो ये वैल्यू पहले थोड़ी सी बढ़ती है, फिर ये रिवर्स सैचुरेशन करंट बन जाता है, और उसके बाद ये कहीं
पर ब्रेकडाउन होता है, लेकिन ब्रेकडाउन से पहले का काम है ये, ब्रेकडाउन के जस्ट पहले ये जो हमारा फोटो डायोड है ये वर्क करता है। अगर ब्रेकडाउन हो गया तब तो फिर मामला पूरा बदल जाएगा, फिर तो वो जीनर ब्रेकडाउन की बात हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है उसी स्टेट में ये आपका काम करता है। ठीक, तो I1, I2, I3, I4 इसलिए बढ़ा करके दिखाया गया है क्योंकि हमने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाएंगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ग्राफ आपका कंपैरेटिवली नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। उसी चीज को यहां पर शो किया गया। क्वेश्चन में हमसे एक चीज और पूछी गई थी, पहले तो IV कैरेक्टरिस्टिक बता दो, स्टेट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ द डिवाइस। इसका मतलब इस तरह के फोटो डायोड के हमको कोई भी दो एप्लीकेशंस यहां पर प्यारे बच्चों बताने हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है, इन द डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, तो भाई साहब किसी भी ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करना ये इसका काम है। दूसरा, इन लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, तो लाइट ऑपरेटिंग स्विचेस होते हैं उनमें भी इसका काम होता है। नोट गिनने की जो मशीन होती है भाई साहब उसमें भी इसका काम होता है, तो बड़े काम की चीज है ये। फिर आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन अपना है, देखो यहां पर पहली बात 8 क्वेश्चंस हैं, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर frequency of radiation emitted when hydrogen atom de-excites from level n to level n-1। कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन बताओ अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को n लेवल से n-1 लेवल में भेज रहे हैं तो। ऑल्सो शो दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं ये भी बात बताओ कि अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो इलेक्ट्रॉन्स के रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी से भी मैच करती है। तो आइए पहले आपको थोड़ा सा बोहर्स मॉडल जो है वो एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं। देखो बेटा, बोहर्स मॉडल में ये माना जाता है कि अगर ये कोई यहां सेंटर पार्ट पर मान लो कोई न्यूक्लियस है और ये कोई इलेक्ट्रॉन है जो उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका अपना कुछ मास रहा होगा, कुछ इसकी स्पीड रही होगी, ऑर्बिट की कुछ रेडियस रही होगी, और अगर मैं कोई एक न्यूक्लियस कंसीडर कर लूं तो न्यूक्लियस का अपना खुद का कुछ चार्ज रहा होगा। न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, और न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना चाहता है। तो बोलो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो पिक्चर में रहा होगा। सो mv²/r जो होता है प्यारे बच्चों दैट इज 1/4πε0 यानी कि k, q1 q2 यानी कि z e into e यानी कि ze² डिवाइडेड बाई r²। तो देखिए एक r से एक r कैंसिल हो गया और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहीं से अगर मैं r की वैल्यू निकाल दूं तो वैल्यू आ जाएगी k ze² अपॉन mv²। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दूसरी बात, क्योंकि बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं तो बोहर्स जो क्वांटम कंडीशन है उसकी भी बात कर लेते हैं भाई साहब। तो वो कंडीशन क्या होती है, mvr एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। सो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। यहां से अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो दैट विल बिकम nh अपॉन 2π mv के बराबर। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों ही रेडियस की वैल्यूज हैं, इसलिए ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। सो k ze² अपॉन mv² इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, nh अपॉन 2π mv। प्यारे बच्चों देखो पूरा डेरिवेशन इसीलिए करके दिखा रहा हूं कि आप भी धड़ाधड़ इस डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर लें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बेटा। तो यहां से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, दैट इज 2π k ze² होल डिवाइडेड बाई nh। ये वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास यहां पर आ गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। वेलोसिटी का ये फार्मूला अगर मैं इक्वेशन 3 में यूज कर लूं तो प्यारे बच्चों यहां से अपने को रेडियस मिल जाएगा। रेडियस की वैल्यू है nh अपॉन 2π mv। सो 2π m इंटू v, और v की वैल्यू ये है खतरनाक सी वैल्यू। इस वैल्यू को जैसे ही आप यहां पर रखोगे दैट विल बिकम 2π k ze² बाई nh। तो जो नीचे वाला nh था वो यहां पर चला जाएगा,
एंड इट विल बी अगेन मल्टीप्लाइड। तो रेडियस की वैल्यू यहां पर कितनी बन गई, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, रेडियस की वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये रेडियस हो गया। और इसके अलावा हमें क्या चीज यहां पर और निकालनी होती है, वो ये है हमको अब एनर्जी के बारे में पता होना चाहिए भाई। तो एनर्जी अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसके लिए देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमको mv स्क्वायर पता है। अगर इसमें हम दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लाई केवल कर दें तो आप सोचो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हमको यहां पर कितनी मिल जाएगी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। और हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना आएगा, दैट विल बी kze स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2r। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कितनी है, k q1 q2 निगेटिव में डिवाइडेड बाई r। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास यहां पर निगेटिव है kze स्क्वायर बाई r। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव ये शो करती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे न्यूक्लियस की तरफ बाउंड होते हैं, बाउंडेशन वाली एनर्जी है, बाइंडिंग वाली एनर्जी है। दोनों एनर्जीज का अगर प्यारे बच्चों सम करेंगे तो टोटल एनर्जी मिलेगी। टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, अगर आप ध्यान से देखो तो kze स्क्वायर बाई r तो बेटा कॉमन मिलेगा, अंदर बचेगा 1/2 माइनस 1, so that will be -1/2। so this is the value of total energy here। ये टोटल एनर्जी की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब मैटर ये है कि अगर इस R की वैल्यू को बस मैं यहां रख दूं तो हमारे पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन देखिए आ जाएगा। तो मैं इसी वैल्यू को यहां पर देखिए रखने चल रहा हूं। देखिएगा एक खतरनाक सा फार्मूला हमारे पास आने वाला है, -kze स्क्वायर अपॉन 2, इतना सब ठीक है। और R, ये R है, R की वैल्यू कितनी है, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो भी है वो सब ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। ये देखिए ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी को अगर मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट कर लूं तो इट विल बिकम 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू दी पावर 4। देखिए इस 2 से कैंसिल हुआ, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर h स्क्वायर। और ये एनर्जी कैसी है प्यारे बच्चों, दिस एनर्जी इज निगेटिव, एनर्जी भी निगेटिव है। अब मैटर ये है, हमको ये सब नहीं पूछा था, हमसे तो पूछा था डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। हमको फ्रीक्वेंसी से मतलब है खाली, है ना। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बेटा कैसे आप निकालोगे, सोचो अगर इलेक्ट्रॉन अभी जिस एनर्जी लेवल पर है, ठीक, वहां पर उसकी एनर्जी ये है, यानी कि अगर n हम रखें, n लेवल जो है वहां पर एनर्जी ये है, ठीक। n लेवल से जब वो डी एक्साइट होकर n-1 में जाएगा तो उसकी एनर्जी वहां पर अगर हमें निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं भाई। इसी में हम यहां पर क्या रख देंगे, n-1। सो टोटल एनर्जी 2 की वैल्यू कितनी आएगी, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 होल डिवाइडेड बाई n-1 का होल स्क्वायर h स्क्वायर। अब आप हमें यह बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो वहां पर एनर्जी ज्यादा है, या जब वो n-1th ऑर्बिट में आएगा तो वहां पर एनर्जी ज्यादा है। अब ये सोचने वाली बात है भाई, क्या कि जो एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। अगर n की वैल्यू ज्यादा है तो आप समझ जाओ वहां पर उसकी एनर्जी जो है वो कम है। देखो टोटल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लेकिन एक पॉइंट और भी है यहां पर कि ये वैल्यू निगेटिव है भाई साहब। निगेटिव में वैल्यू आप सोचो, अगर n ज्यादा है तो आपको एनर्जी कम लग रही, लेकिन वो निगेटिव में भी तो है, तो इसका मतलब वो ज्यादा है। इसका मतलब जब वो nth ऑर्बिट में था तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी,
और जब वो n-1th ऑर्बिट में आया तो उसकी एनर्जी कंपैरेटिवली कम हो गई। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन्हीं दोनों एनर्जीज का डिफरेंस निकालना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए, इट विल बी टोटल एनर्जी 1 माइनस टोटल एनर्जी 2, total energy in this state minus total energy in this state, that is equal to h nu। जैसे ही हम करेंगे तो वो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ना, वही फ्रीक्वेंसी हमसे यहां पर पूछी गई है। तो ये वैल्यूज में सिर्फ हमें क्या करना है, h का डिवाइड करना है, दैट्स इट। तो हमें क्या करना है, देखिए, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कुछ चीजें तो कॉमन आएंगी। क्या, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर, इतनी चीजें देखिए कॉमन हमको मिल जाएंगी। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो -1 बाई एन स्क्वायर होगा और ये प्लस का हो जाएगा। सो दैट विल बिकम 1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन स्क्वायर, दैट होल वैल्यू विल बी इक्वल टू h टाइम्स न्यू। तो सिर्फ हमें क्या करना बाकी है, इस h को बेटा अगर मैं नीचे भेजूंगा तो ये बन जाएगा h क्यूब, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अब आइए इसी चीज को मैं आपको थोड़ा सा और आगे दिखाता हूं कि कैसे हम लोगों ने चीजों को एक्सप्लेन किया। देखिए, फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हमारे पास आया है वो फार्मूला आया 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर। तो आइए चेक करते हैं, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर, बिल्कुल सही है। z स्क्वायर e की पावर 4 वहां भी था, डिवाइडेड बाई h क्यूब। मैंने आपसे कहा था कि ये जो h है बस नीचे भेज दो, ये जो न्यू बचेगा यही फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे ही नीचे भेजोगे प्यारे बच्चों बन जाएगा क्यूब। तो ये देखो क्यूब बन गया, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब मैटर ये है कि अगर मैं n1 की वैल्यू डाल दूं n-1 और इसकी वैल्यू डाल दूं n, तो जैसे ही मैं रखूंगा देखो 1 अपॉन n-1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। चेक कर लो, यही सेम एक्सप्रेशन मैंने यहां लिखा था, 1 अपॉन n-1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर। जैसे ही आप वैल्यूज को यहां पर रखोगे, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एलसीएम लेकर के कुछ सिंप्लीफाई करेंगे। सो दैट विल बिकम, इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूं, देखिए मैं लिख रहा हूं, दैट विल बिकम n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n स्क्वायर टाइम्स n-1 का होल स्क्वायर। तो देखो डिनोमिनेटर लिखा है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2n-1। अब क्योंकि हमसे यह कहा गया है कि फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, देखो पहला काम था फ्रीक्वेंसी शो करना, हमने शो कर दिया। दूसरा काम है ऑल्सो शो दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n दिस फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्लासिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि इसको शो करो क्लासिकल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो भाई साहब किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्लासिकल फ्रीक्वेंसी होती कितनी है, तो दैट इज 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी उसकी क्या है, ये तो टाइम पीरियड है, उसको उल्टा कर लो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूं, अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इस 2n-1 की जगह प्यारे बच्चों, अगर n की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो 2n-1 की जगह हम केवल 2n लिखेंगे। ठीक, n-1 जो नीचे है उसकी जगह हम केवल n लिखेंगे, क्योंकि वहां पर यहां पर 1 नेग्लिजिबल है, यहां भी ये वाला 1 जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो आइए इसी को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं। ये सब चीजें देखो सब वही है, 2n-1 की जगह आपने ऊपर 2n लिखा, नीचे इसकी जगह आपने लिखा n स्क्वायर, और ये तो n स्क्वायर पहले से था। तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 का मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 4 पाई स्क्वायर, बाकी सब सेम है, और ये n क्यूब है तो ये देखिए n क्यूब बन जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए z बराबर 1 ले लिया। अब हाइड्रोजन के लिए ही जरा आप रेवोल्यूशन वाली फ्रीक्वेंसी सोचो भाई साहब। तो फ्रीक्वेंसी का बेटा फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड, और अगर हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना है, तो आप कहोगे सर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन इट्स स्पीड। ठीक, तो स्पीड जाएगी ऊपर और 2 पाई r बनेगा नीचे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, दैट इज v अपॉन 2 पाई r। ठीक है, अब देखो मैंने आपको यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू बताई है, मैंने आपको रेडियस की वैल्यू बताई है। जैसे ही आप उठाकर वहां पर वैल्यू डालोगे 2 पाई r अपॉन v, ठीक, जैसे ही आप सॉल्व करोगे यहां पर रखोगे या v अपॉन 2 पाई r सॉल्व करोगे, दिस वैल्यू विल बी एग्जैक्टली सेम एज दिस वैल्यू।
यही हमको यहां पे डिराइव करना था, नीचे हम लिख देंगे हेंस इट इज प्रूव्ड। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से बहुत क्लियर कट आपको चीजें लिखनी होगी। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल भी इसमें गड़बड़ मत करिएगा। ऐसा मत करिएगा कोई चीज आपने बहुत शॉर्ट में लिख दी तो आपको उसमें पूरे मार्क्स ना मिले। हालांकि स्टेप मार्किंग होती है, बट फिर भी कोशिश करो पूरे में पूरे मार्क्स हम लोग को लाने हैं भाई साहब, है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन विद अ प्रॉपर डायग्राम हाउ एन एसी सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीसी सिग्नल with output frequency as double than input frequency। देखो बेटा, AC सिग्नल को DC सिग्नल में कन्वर्ट करना, AC को DC में कन्वर्ट करना, ये जो काम है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। और उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर्स। ठीक है। फिलहाल 2 तरीके के रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफायर्स होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो बेटा इनपुट में हम ऐसा देते हैं, लेकिन आउटपुट हमको कुछ ऐसा मिलता है। ये तो मिला बट ये 0 हो गया, इस तरीके का आउटपुट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इनपुट में हमने दिया ये, लेकिन आउटपुट में हमको मिलता है ऐसा। तो अब आप सोचो, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर इसकी 1 साइकिल है, ठीक, तो यहां भी तो बेटा एक ही साइकिल है। यहां कौन सी ज्यादा साइकिल है भाई? यहां भी तो एक ही साइकिल है। देखिए ध्यान से, अगर यहां पे मैं कहूं कि 1 साइकिल यहां पर हुई है, तो ये भी तो बेटा 1 साइकिल है, क्योंकि यहां से ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, अब फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब पहली साइकिल यहां कंप्लीट हुई, दूसरी साइकिल यहां कंप्लीट हुई, तीसरी यहां हुई। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम साइकिल्स की बात करें तो जितनी पहले थी आप चेक करो उतनी ही अभी भी है। तो अगर पहले फ्रीक्वेंसी 1 थी तो अभी भी फ्रीक्वेंसी 1 के ही बराबर है, तो फ्रीक्वेंसी तो सेम है हाफ वेव रेक्टिफायर में। बट यहां पर क्या है, इसकी 1 साइकिल अगर है तो इधर देखो आप, पहली साइकिल तो यहीं पूरी हो गई भाई साहब, फिर रिपीट कर रहा है तो ये दूसरी। इसका मतलब जब उसकी 1 साइकिल पूरी होती है तो इसकी 2 पूरी हो जाती है। मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर f है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? 2f। और ये काम किसमें होता है? फुल वेव रेक्टिफायर में होता है। हालांकि ये चीज आपको थ्योरेटिकली पहले से पता होनी चाहिए थी, ये सैंपल पेपर टाइम में बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि आपको डायरेक्टली नहीं पूछा गया, आपको इनडायरेक्टली बोला गया कि फुल वेव रेक्टिफायर के फंक्शन वर्किंग को आप भाई साहब एक्सप्लेन करो। चलो बताते हैं भाई साहब कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो बेटा फुल वेव रेक्टिफायर में सबसे पहली बात तो यह है कि वहां पर 2 डायोड्स यूज किए जाते हैं, एक ट्रांसफार्मर होता है। तो ये देखिए एक ट्रांसफार्मर पहले मैं लगा रहा हूं, इस वाले में हम लोग बेटा इनपुट देंगे, ये हमने इनपुट दिया, ये प्राइमरी कॉइल है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास हमने यहां पर सेकेंडरी कॉइल लगा दिया, और हमने यहां पर अब यूज किया डायोड। तो एक डायोड ये रहा और एक डायोड ये रहा, 2 डायोड्स हम लोगों ने यूज कर लिए और इसको ले आकर जोड़ दिया। यहां पर एक हम लोग लोड रेजिस्टेंस रख लेते हैं। लोड रेजिस्टेंस वो होता है बेटा जिसके अक्रॉस हमको आउटपुट निकालना है। तो ये देखिए D1 डायोड है और ये हमारा D2 डायोड है, इसी के अक्रॉस हम आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट, जबकि इनपुट हम लोग यहां पर देंगे इस पर। तो प्राइमरी सर्किट में बेटा हम लोग इनपुट देते हैं, जबकि दूसरे वाले सेकेंडरी वाले सर्किट में हम लोग आउटपुट देते हैं। अब होगा क्या यहां पर कि जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल होगी, यहां से यहां तक की जब हाफ साइकिल होगी तो यहां ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा। जब ये प्लस होगा तो आप चेक करो ये फॉरवर्ड बायस्ड है, मतलब ये करंट को अलाउ कर देगा। तो इधर से मैं देखो करंट शो कर रहा हूं ग्रीन से, इधर से करंट होता हुआ आएगा और वो करंट ऐसे होते हुए इसमें चला जाएगा, ठीक। लेकिन ये निगेटिव है, मतलब ये P है, तो ये आपका रिवर्स बायस्ड है, तो ये बिल्कुल भी करंट को फ्लो होने नहीं देगा, तो नीचे से कोई करंट इस बार नहीं आएगा,
ठीक। तो आउटपुट की अगर मैं बात करूं, देखो भाई आउटपुट क्या है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है, अगर इसके क्रॉस बेटा कुछ भी करंट आया है तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V बराबर IR। ठीक, तो करंट अगर आया तो कुछ ना कुछ आउटपुट में आ गया, और लेट अस सपोज वो आउटपुट हमारा ये है। अब सेकंड हाफ साइकिल की बात करो बेटा, नीचे वाले हाफ साइकिल की बात करो। अगर नीचे वाले हाफ साइकिल की हम बात करेंगे तो इस बार इधर निगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। जब इधर निगेटिव आएगा तो ये बोलो आपका रिवर्स बायस्ड हो गया, ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा। लेकिन ये तो फॉरवर्ड बायस है, अगर ये फॉरवर्ड बायस इस बार ये करंट भेजेगा, और ये जब करंट भेजेगा तो वो भी करंट इधर ही से होकर जाएगा। इसका मतलब हमको फिर से आउटपुट में कुछ मिल जाएगा। तो यही है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, कि इसने क्या किया, इस वाली हाफ साइकिल को भी दिया आउटपुट में, लेकिन ये जो नीचे वाली हाफ साइकिल थी उसका फेज डिफरेंस करने के बाद हमको इस तरीके का आउटपुट दिया। अगर आप ध्यान से चीजों को समझ रहे हो, ये बेटा एसी सिग्नल था। एसी सिग्नल की एक खास बात होती है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है, दो डायरेक्शंस में चलता है, बाई डायरेक्शनल होता है। और दूसरी बात, इट इज पल्सेटिंग, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल होती है, पल्स के जैसी होती है, वैल्यू चेंज होती है। ठीक, बट अगर मैं डीसी की बात करूं तो डीसी पहली बात यूनी डायरेक्शनल होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है, और साथ ही साथ इट शुड बी कांस्टेंट इन नेचर। डायरेक्ट करंट जो होता है दैट शुड बी कांस्टेंट इन नेचर। मैटर ये है कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो बेटा पहले तो हम बाई डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल में करना चाहते थे, जो हमने कर लिया। देखो ये पॉजिटिव में भी जा रहा था करंट, निगेटिव में भी जा रहा था, लेकिन यहां पर करंट जो है वो पॉजिटिव में ही जा रहा है, तो यूनी डायरेक्शनल तो हो गया। ठीक, ये वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन यहां भी वैल्यू चेंज हो रही है। तो अभी ये वाला जो मैटर है ये अभी हमें टोटली यानी कि फुल्ली अचीव नहीं हुआ, लेकिन एक तो काम हुआ, एक तो काम हुआ ना। जो दो डायरेक्शन में जा रहा था करंट, वो इस बार एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहला एक ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया, दूसरा अभी नहीं हो पाया। ठीक, तो ये जो करंट है ये डीसी नहीं है, इट इज समवेयर, आप कह सकते हो इट इज मिक्सचर ऑफ डीसी। ठीक, ये आपका डीसी और एसी का क्या है, मिक्सचर है, दोनों तरह का करंट इसमें है। तो ऐसे में बेटा आप लोगों ने फिल्टर सर्किट्स पढ़े होंगे, है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज करके हम लोग फिल्टर कर लेंगे, छान करके एसी बाहर कर देंगे और डीसी बाहर कर देंगे, अलग हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो ये काम होता है। फिलहाल देखो लिखोगे कैसे, तो इस तरीके की थ्योरेटिकल आपको इसको लिख करके डायग्राम बढ़िया चौकस बनाकर आपको दिखाना चाहिए। एसी सिग्नल कैन बी कन्वर्टेड into DC signal with output frequency as double than the input frequency using PN junction diode as full wave rectifier। ठीक, डायोड है फुल वेव रेक्टिफायर की तरह, यहां पे डायग्राम वगैरह बनाया। देखो बेटा जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये वाला रेजिस्टेंस जो हमने यहां दिखाया है, उसको एक्सप्लेन करते टाइम मैंने यहीं पे बना के दिखाया था। तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है, ये भी सही है, जैसा आपको मन है आप बना सकते हो। इनपुट हमने इस तरह का दिया। ठीक, ये पहले वाले डायोड के अक्रॉस है जो भी हमें आउटपुट में आ रहा है। फिर अगर हम दूसरे में देखें, दूसरे वाले डायोड में मैटर क्या है, तो वो हाफ साइकिल उल्टा जा रहा है, और दोनों का जो ओवरऑल आउटपुट हम देखें तो आउटपुट कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, यहां पर आपको बस यही वर्किंग को लिख करके समझाना होता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो D1 फॉरवर्ड बायस है, जबकि D2 हमारा रिवर्स बायस है। निगेटिव हाफ साइकिल होती है तो D1 रिवर्स बायस्ड है, जबकि D2 हमारा फॉरवर्ड बायस है, और इस तरीके का आउटपुट देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जाता है ऐसा, हाउ लॉन्ग can an electric lamp of 100 watt be kept glowing by fusion of 2 kg of deuterium? Take the fusion reaction like this। देखो इस फ्यूजन रिएक्शन में हमको ये दिखा रहे हैं कि दो ड्यूटीरियम को अगर मिला करके एक हीलियम बनाया जाता है तो उसके साथ में 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि दो, अगर हम ड्यूटीरियम की बात करते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर एक ड्यूटीरियम है तो कितनी रिलीज होगी बेटा, दिस बाई 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब मैटर यह है कि अगर 2 kg ड्यूटीरियम है, इफ वी हैव 2 kg ऑफ ड्यूटीरियम, तो बेटा पहले ये निकालो कि ड्यूटीरियम के कितने एटम्स आपके पास हैं।
तो भाई 2 kg का मतलब होता है 2000 ग्राम ड्यूटीरियम है, डिवाइडेड बाई उसका एटॉमिक मास कितना है 2, तो इतने मोल्स हो गए किसके, ड्यूटीरियम के, दैट इज द मोल्स ऑफ ड्यूटीरियम। और अगर 1 मोल की हम बात करें तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं ना 1 मोल में, ठीक। तो ऐसे ही ये जितने भी मोल्स हैं 1000 मोल्स हैं, तो 1000 मोल्स में हम इस इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे ड्यूटीरियम के। अब आप मुझे ये बता दो, अगर एक ड्यूटीरियम इतनी एनर्जी देता है तो इतने सारे ड्यूटीरियम कितनी एनर्जी देंगे? तो भाई मैटर हो गया कि सर ठीक है, टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 3.27/2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 26। देखो 23 ये था, 1000 यहां वाला ले लिया हमने, 26 हो गया, इतने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हो गई जो टोटल एनर्जी निकलने वाली, जबकि पावर कितना गिवन है हमको 100 वॉट, और हमसे टाइम पूछ रहा है। तो सिंपल है यार, सिंपल है, क्या पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम कितना लगेगा, दैट इज एनर्जी अपॉन पावर। एनर्जी की वैल्यू हम लोग को पता है 3.27/2 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 26 होल डिवाइडेड बाई 100 वॉट। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हालांकि ये जो एनर्जी है ये हमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो इसको हम जूल में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इस मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, इतने का और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। ये सब अब आ गया जूल्स में, डिवाइडेड बाई 100 है जो कि वॉट में है, तो सब एसआई सिस्टम में आ जाएगा। और ये टाइम की वैल्यू किस में आएगी प्यारे बच्चों, सेकंड्स में आएगी, ठीक है। काफी कैलकुलेटिव है, बट यस सॉल्व करो आपका आंसर आएगा। तो देखिए यहां पर उसी चीज को अब थोड़ा सिस्टमैटिक वे में पूरा लिख करके आपको दिखा दिया गया है। क्या रिएक्शन है भाई साहब, तो उसमें इतनी एनर्जी निकल रही है, तो आपको बोला गया कि भाई जब 2 ड्यूटीरियम होते हैं तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक। फिलहाल अभी क्या है कि अगर 2 kg ड्यूटीरियम है हमारे पास, 2 kg अगर है तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो अभी देखो मैंने लिखा था 6.023 इंटू 10 की पावर 26 होता है, ठीक। ये चीज हो गई। फिर दिस बाई 2 सब सॉल्व किया, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, देखो मिलियन का वैल्यू यानी कि 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू जूल में आ गया। देखो जो वहां पर न्यूमरेटर था ना, न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे इतना जूल आएगा। और यहां पर एक चीज थोड़ी सी गलत बस लिखी हुई है कि एनर्जी जो होता है दैट इज बेटा पावर अपॉन टाइम नहीं होता है, पावर इनटू टाइम होता है, ठीक। तो ये एनर्जी हमारी 100 जूल पर सेकंड। फिलहाल अगर टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे, ये न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाई 100 करोगे, वैल्यू सॉल्व करके निकालोगे। फिलहाल ये सेकंड्स में आएगा, लेकिन आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उसको सब कन्वर्ट कर लेना ईयर्स में। जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे दैट विल बी 4.97 इंटू 10 टू द पावर 4 ईयर्स के बराबर। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है बट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन वेव फ्रंट। तो पहली बात, वेव फ्रंट को डिफाइन करो। वेव फ्रंट होता क्या है भाई साहब, तो वेव फ्रंट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन, ठीक। तो वो सारे सेम फेज वाले पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले जो पाथ होता है उसको हम लोग बेटा वेव फ्रंट कहते हैं। ड्रॉ द शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट व्हेन plane incident wave undergoes refraction from optically denser medium to rarer medium, hence prove Snell's law of refraction. That is a very very important direct क्वेश्चन। भाई आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों का आपने पढ़ा होगा, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिलहाल मैं शेप आपको जरूर बना के दिखा दे रहा हूं कि अगर मान लो इस तरीके का वेव फ्रंट आया है, ये अगर लाइट रेज आई हैं तो वेव फ्रंट तो इसके परपेंडिकुलर होता है ना, ये देखो इसके परपेंडिकुलर, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। दूसरी बात, अगर हम लोग यहां पर नॉर्मल बना लें तो ये देखो इस तरीके का नॉर्मल होगा। ऐसे ही अगर हम लोग यहां पर नॉर्मल बनाएं तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। और क्योंकि ये इस बार आपसे बोला गया है कि डेंसर से रेयरर में लाइट रे जा रही है, डेंसर से रेयरर जाती है, तो देखो मैं पहले आपको डायरेक्ट चीज बता रहा हूं, सीधे तो जाएगी नहीं, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप भी अवे फ्रॉम नॉर्मल बना देना।
और फिर हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे. सो दैट विल बी दिस टाइप ऑफ वेव फ्रंट जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा. सो दैट इज W2. तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था और ये हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा. फिलहाल इसी से स्नेल्स लॉ का डेरिवेशन करना है और आप सब लोग पढ़ चुके हैं. ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे रिफ्लेक्शन का हो चाहे रिफ्रैक्शन का हो. तो इसको आप लोग करेंगे इस तरीके से पूरा डेरिवेशन और इस चीज को प्रूव करके दिखाएंगे कि साइन आई बाई साइन आर इज V1 बाई V2 विच इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. क्लियर? ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट आपको इसको प्रैक्टिस करना है. अगला 8वां क्वेश्चन है. 8वें क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो भाई आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए डायग्राम बनाना है. तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, आप लोगों ने खूब इसकी प्रैक्टिस की होगी और अगर नहीं की है तो बेटा कर लीजिए, क्योंकि ये पूछा जाने वाला है. 100% इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका रे डायग्राम का आना ही आना है. ठीक, तो देखो एक ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, यहां पर कहीं ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि माइक्रोस्कोप है तो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है. ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती हैं और एक जाकर फाइनल इमेज बन जाती है. ये देखिए A डैश B डैश. ये जो इमेज है अगर आप ध्यान से देखो तो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दिस इज इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज है. लेकिन यहीं पर आई पीस होता है. आई पीस का काम क्या है? एकदम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करना. आई पीस का जो फोकस यहां कहीं है, इसके अंदर हम लोग इस इमेज को बनवाते हैं. मतलब आई पीस को ऐसा शिफ्ट किया जाता है कि ये जो इमेज बनी है वो इसके फोकस के अंदर आ जाए, ताकि इसकी एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज यहां पर A डबल डैश B डबल डैश इमेज जो है वो ऑब्टेन हमको हो जाए. ठीक, तो इस तरीके का रे डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिए. इस पर बेस्ड सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन देखो क्या है. द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 30x is desired using the objective of focal length 1.25 centimeter and eye piece of focal length 5 centimeter. हमको focal length बेटा दोनों के गिवन है FO FE. कह रहे how will you set up the compound microscope for final image formed at least distance of distinct vision. अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कैसे सेट करोगे. सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि मैग्निफिकेशन आपको कितना रिक्वायर्ड है. तो भाई साहब मैग्निफिकेशन 30x यानी कि 30 रिक्वायर्ड है. फिर फोकल लेंथ हमको FO गिवन है, तो FO की वैल्यू कितनी है भाई 1.25 सेंटीमीटर और FE हमको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर. दोनों कॉन्वेक्स होते हैं तो पॉजिटिव होंगे. ठीक, दोनों लेंसेज हैं. हमसे ये कह रहे हैं हाउ विल यू सेट अप द माइक्रोस्कोप फॉर फाइनल इमेज. देखो अगर फाइनल इमेज जो हमारी है यानी कि VE अगर हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनाना है यानी 25 सेंटीमीटर पे बनाना है तो कैसे सेट करोगे बेटा. अगर हमको FE और VE पता है तो क्या हम लेंस फार्मूला लगाकर UE निकाल सकते हैं. इससे हमको यह पता चल जाएगा आई पीस का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि ऑब्जेक्टिव की जो इमेज थी, जरा ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव की जो इमेज थी ये वाली, यही तो इसका ऑब्जेक्ट है. तो हमको ये वाला डिस्टेंस मिल रहा है, कौन सा UE. ये देखिए ये हमको मिल रहा है. दूसरी बात, अगर मैग्निफिकेशन पता है तो आप इसके मैग्निफिकेशन का भाई साहब फार्मूला लगाओ ना. मैग्निफिकेशन का फार्मूला अगर हम देखें, एंगुलर मैग्निफिकेशन आई पीस का केवल अगर हम देखते हैं तो 1 + D अपॉन FE और उसका क्या होता है FO अपॉन FE. ठीक, तो अगर इसका हमको मैग्निफिकेशन पता चल गया तो वो मैग्निफिकेशन यूज कर सकते हैं हम कहेंगे भाई टोटल जो मैग्निफिकेशन होता है M बराबर MO इंटू ME. टोटल हमको चाहिए 30 के बराबर, जिसमें से ME यानी आई पीस का 1 + D बाई FE अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो अकेला 6 के बराबर है. इसका मतलब MO इंटू 6 इज इक्वल टू 30. तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई MO का, यानी कि मैग्निफिकेशन हमको मिल गया किसका, हमको मैग्निफिकेशन मिल चुका है ऑब्जेक्टिव का. ऑब्जेक्टिव भी तो लेंस है, उसका मैग्निफिकेशन V/U के बराबर यानी कि VO अपॉन UO के बराबर. सो VO अपॉन UO की वैल्यू बेटा 5 के बराबर है. लेकिन आप कहोगे सर माइनस क्यों ले लिया. तो बेटा ऑब्जेक्टिव जो था, ये देखिए
ऑब्जेक्टिव जो होता है उसकी वजह से जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। अगर इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन हमेशा कैसा होता है भाई, निगेटिव होता है। तो वैल्यू भले पॉजिटिव आई थी मैग्नीट्यूड, बट हमने निगेटिव ले लिया। यहीं पर अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो गलती कर दोगे, ठीक। तो यहां से VO की जो वैल्यू आई दैट इज -5 UO। अब हम यहां पर लेंस फार्मूला अपना यूज करेंगे। लेंस फार्मूला यूज करके UO यानी कि ऑब्जेक्ट को हमें कितनी दूरी पर रखना है ऑब्जेक्टिव से, ये हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। वो डिस्टेंस आ जाएगा -1.5 सेंटीमीटर। फिलहाल अगर UO पता है तो हम VO निकाल सकते हैं यूजिंग दिस -5 टाइम्स ऑफ दिस, सो दैट विल बी 7.5 सेंटीमीटर। देखो अब 1.5 और 7.5 यानी कि ये डिस्टेंस बेटा है 1.5 सेंटीमीटर, और ये जो इमेज बन रही है दैट इज 7.5 सेंटीमीटर ये। और UE तो मैंने आपको बता ही दिया था, ये तो हम लोग सीधे सीधे इसमें लेंस फार्मूला लगा देते उससे आ जाता। तो ये देखो लेंस फार्मूला सिंपल अप्लाई करो, UE की वैल्यू आ गई कितनी 25/6। तो देखिए मैं पीछे आपको दिखा रहा हूं, ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी है 25/6 सेंटीमीटर। अब तो सब कुछ सेट है भाई, हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिल गई 1.5, हमको दोनों लेंसेज के बीच का ये दूरी पता चल गया दैट इज 7.5 सेंटीमीटर प्लस 25/6 सेंटीमीटर। जोड़ लो जो भी आए, दैट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये भी मिल गया हमको। तो हमको सब कुछ मिल गया। यहां यही तो पता करना होता है कि भाई ऑब्जेक्ट को कहां रखें, ऑब्जेक्टिव से कितनी दूरी पे रखें, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो, दैट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना हो। तो वो सारी चीजें हमको मिल गई हैं, यही हमको यहां निकालना था। दोनों वैल्यूज को हमने जब जोड़ा, मैग्नीट्यूड को, केवल साइन माइन मत लेना इसमें, मैग्नीट्यूड को हमने जोड़ा तो ये वैल्यू कितनी आ गई 11.67 सेंटीमीटर के बराबर। आइए प्यारे बच्चों अपने नेक्स्ट, अब देखिए इसी में एक ऑप्शन दे दिया, ठीक। अगर आपको वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं अच्छे से आता तो टेलीस्कोप का क्वेश्चन कर लो। कह रहे ड्रॉ अ रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इस तरीके का देखो रे डायग्राम होता है। ऑब्जेक्ट यहां पर बेटा इंफिनिटी पर है तो आने वाली लाइट रेज आपस में पैरेलल होती हैं। पैरेलल आने वाली रेज हैं तो फोकल प्लेन पर इस तरीके की देखो इमेज बनती है। इस इमेज के लिए ये आईपीस बिल्कुल सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। फाइनल इमेज अगर हमें इंफिनिटी पर चाहिए, इसका मतलब ये जो है ये उसके आईपीस के फोकस पर होना चाहिए। तो FO और FE देखो कोइंसाइड कर गया सेम जगह पर, और वहीं पर आपने उसकी इमेज इंफिनिटी पर बनवा दी। अब हमसे क्वेश्चन में और क्या कहा गया, सेकंड पार्ट में हमसे क्वेश्चन में कहा गया ये A small telescope has objective of 140 सेंटीमीटर and eyepiece of focal length 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्टिव का हमको गिवन है 140 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, आई पीस का बेटा हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो हमको यहां पर सबसे पहली चीज बतानी है मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का क्या होगा नॉर्मल एडजस्टमेंट्स में। तो बेटा नॉर्मल एडजस्टमेंट्स में इसका फार्मूला क्या है, m बराबर FO अपॉन FE। FO पता है, FE पता है, डिवाइड कर लो तो ये देखो मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया 28 के बराबर। फिर कह रहे हैं जब फाइनल इमेज हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन जाए तब क्या होगा। तो पहले आपने FO अपॉन FE करके 28 वैल्यू निकाल लिया, और उसके बाद जब वो 25 पर बनता है तब बेटा फार्मूला क्या है, ठीक। फार्मूला होता है FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। इसमें केवल FO अपॉन FE होता है जब इमेज बनती है इंफिनिटी पर, और जब हमें 25 पर इमेज बनानी है तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये है FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। सब गिवन है, वैल्यूज आप रख दीजिए, मैग्निफिकेशन आ जाएगा 33.6 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे लाइट ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम falls on a metal surface of work function 4.2 electron volt. What is the kinetic energy of the fastest electron emitted from the surface? देखो सिंपल है, अगर हमको लाइट का वेवलेंथ पता है बेटा तो हमको लाइट की एनर्जी पता है दैट इज hc by lambda। ये एनर्जी दो चीजों में यूज होती है, पहला वर्क फंक्शन जो कि हमको गिवन है, और दूसरा किस में जाता है उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी में। क्वेश्चन में हमसे यही कह रहे हैं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि यही काइनेटिक एनर्जी के मैक्स हमसे पूछ रहे हैं, दैट विल बी hc by lambda माइनस वर्क फंक्शन। सो के मैक्स की वैल्यू हो गई hc by lambda माइनस W नॉट
H प्लैंक्स कांस्टेंट हमको पता है, C की वैल्यू हमको पता है, लैम्डा वेवलेंथ है 2000 एंगस्ट्रॉम, वो भी हम रख देंगे, उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में 10⁻⁻10 करके, ठीक, सॉल्व कर लेंगे इसको हम, और वर्क फंक्शन हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। तो आइए वैल्यूज में रखकर दिखा देता हूं, बाकी सॉल्व तो आप ही को करना है। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ कितना है भाई 2000 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10। ये तो वैल्यू जूल में आई। अभी इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से और डिवाइड कर दो, वैल्यू आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जो भी आए उसमें आप 4.2 और सब्ट्रैक्ट कर लो। तो देखो मैं आपको कैलकुलेशन शो कर रहा हूं, जैसे ही आप hc बाई लैम्डा सब सॉल्व करोगे वैल्यू आंसर आपका आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व होकर इसकी वैल्यू आने वाली है। तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इमिटेड इलेक्ट्रॉन की, दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेटिव है, आप लोग एक बार जरूर बेटा कैलकुलेशन करके देखना। What will be the change in energy of the emitted electron if intensity of light with the same wavelength is doubled? कह रहे हैं भाई साहब कि अगर हम इंटेंसिटी को डबल कर दें तो इस एनर्जी पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर विल बी नो चेंज। अब आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि बेटा अभी तो मैंने इस पेपर में आपको बताया भी था, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, ठीक, उसका एनर्जी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ज्यादा फोटॉन्स आएंगे लेकिन उससे एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, बट एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कह रहे हैं इफ द सेम लाइट फॉल्स ऑन अनदर सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कह रहे हैं कि अगर ये सेम लाइट किसी दूसरे एलिमेंट पर गिरे जिसका वर्क फंक्शन 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन? तो भाई पहले चेक करो कि जो रेडिएशन ये आया है इस रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, ठीक है। देखो बेटा अगर ये सब सॉल्व होकर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू आई होगी कितनी, 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो यार, ठीक, इसकी वैल्यू 6.2 आई होगी, उसमें से 4.2 सब्ट्रैक्ट किया होगा तभी वैल्यू 2 आई है। बाकी आप लोग तो सॉल्व कर ही लोगे। इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे वैल्यू है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि आने वाला इंसिडेंट जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन है भाई साहब 6.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ही बता दो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बता दो भाई साहब। आप भी कहोगे अरे सर इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं है। इसका मतलब थर्ड पार्ट में फॉर दिस सरफेस इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड, एक भी इलेक्ट्रॉन भाई साहब निकलने वाला नहीं है। 10th क्वेश्चन पर आते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज 20 सेंटीमीटर। What will be its new focal length when it is placed in a medium of refractive index 1.25? Is focal length positive, negative? What does it signify? अच्छा, ये तो एक बड़ा अच्छा भाई साहब कॉन्सेप्ट है। आप सबने फॉर्मूला पढ़ा है, 1/f is equal to refractive index n-1 1/r1 minus 1/r2। ये तब होता है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है विद रिस्पेक्ट टू एयर है, ठीक, यानी कि सिंपल लेंस है और उसके लिए हम ये फार्मूला डिराइव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ऐसे में फोकल लेंथ बोल रहे हैं 20 सेंटीमीटर के बराबर है। सो अगर मैं वैल्यू रखूं दिस इज 1/20 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5, तो इट विल बी 1.5 minus 1 1/r1 minus 1/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 वी हैव। फिर कहते हैं अब हमने इसी को किसी ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.25। अगर आप किसी मीडियम में डालोगे तो बेटा फोकल लेंथ तो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू इस बार क्या हो जाएगा, दैट लिक्विड। आपने इसको जिस भी मीडियम में डाल दिया या जिस भी लिक्विड में डाल दिया, फिलहाल यहां पे वर्ड मीडियम यूज किया है तो हम भी भाई मीडियम यूज करेंगे, हम इसको m लिख देंगे। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 टाइम्स 1/r1 minus 1/r2। अब मैटर शायद क्लियर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है बेटा 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है 1.2 -1 टाइम्स 1/r1 minus 1/r2। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर
2। कह रहे हैं इज द फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव, कह रहे हैं कि अब जो फोकल लेंथ है वो भाई साहब पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अरे एक काम करो, दोनों डिवाइड कर दो। जैसे ही हम दोनों इक्वेशंस को बेटा डिवाइड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 2, जैसे डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम f डैश बाई 20। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आप कर लेना डिवाइड, और जैसे ही आप डिवाइड करोगे दिस विल बिकम, जस्ट अ मिनट, दिस विल बिकम, ये देखिए, इट विल बिकम f डैश अपॉन 20 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 करेंगे तो 0.5 आएगा, डिवाइडेड बाई 1.5 अपॉन 1.2 माइनस 1, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, 1.5 माइनस 1.2 यानी कि 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 1.2। ठीक, बाकी ये r वाला सब टर्म तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, ये 3 बना, 3 इसको कैंसिल करेगा, कितना आएगा भाई साहब, 0.4। सो f डैश की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, f डैश हमारे पास आ गया, दैट इज 20 इंटू 0.5 इंटू 0.4, ये 0.5 नहीं है भाई, दिस इज 5। यस, हाँ, तो ये 100 इंटू 0.4 है, तो इसको हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आने वाली है, जस्ट अ मिनट, इसको हम लोगों ने कैंसिल किया, 20 को हम लोगों ने उधर भेजा तो बन गया 20 इंटू 5 इंटू 0.4। यस, सो दैट विल बिकम 100 इंटू 0.4, दैट इज 40। यहां पर अगर हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं तो 1.5 माइनस 1, और ये है 1.5 अपॉन 1.2। ओके सॉरी, ये 1.25 लेना है, हमें पूरा ले लो, 1.2 नहीं, केवल 1.25 ले लीजिए। अगर हम पूरा लेते हैं तो ये कितना बन जाएगा, जस्ट अ मिनट, अगर हम इसको पूरा लेते हैं बेटा तो ये बन जाएगा, पहले तो 1. देखिए मैं लिख रहा हूं इसको पूरा, दिस विल बिकम 1.25 divided by, that will be 1.5 minus 1.25, so it will be 0.25। इसको मैं इससे कैंसिल करूंगा, आएगा 2 इंटू 1.25 अगर हम लोग कर देंगे तो बन जाएगा 2.5, है ना, 2.5 इंटू 20, कुछ ऐसा आएगा। ये भाई इसको सॉल्व करेंगे 2.5, so that will be 2.5 into 20, that is what, that is 50 सेंटीमीटर। ये अब सही है, बिल्कुल करेक्ट है। सो वैल्यू सॉल्व होकर के आ गई हमारी कितनी, 50 सेंटीमीटर के बराबर। अब बेटा ये जो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव का भी कुछ मतलब है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो नेचर लेंस का पहले था वही नेचर लेंस का अभी भी है, नेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। फिर 11th क्वेश्चन आते हैं, दैट इज आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर सुटेबल फॉर रडार सिस्टम्स यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, राइट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वेव। बेटा इस तरह का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस चैप्टर का, जब मैं चैप्टर वाइज मैंने जो लेक्चर बनाया मैंने उसमें भी करवाया था। तो भाई रडार सिस्टम में माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है, और माइक्रोवेव्स का जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 10⁸ हर्ट्ज से 10⁻11 हर्ट्ज के बराबर होता है। ये आपको रेंज लर्न करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर वुड इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर बी हायर और लोअर देन व्हाट इट इज नाउ। कह रहे हैं कि अगर अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर ही ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर अभी जितना है उससे ज्यादा होता या उससे कम होता। तो बेटा अगर अर्थ का एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो ओजोन लेयर नहीं होगा, ओजोन लेयर नहीं होगा तो वो जो रेडिएशंस को रोक रहा है वो नहीं रुकेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, ड्यू टू दिस रीजन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी लोअर देन व्हाट इट इज नाउ। तो टेम्परेचर अर्थ का क्या है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। कह रहे हैं इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एटमॉस्फेयर देन देयर वुड बी एब्सेंस ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ड्यू टू दिस रीजन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ वुड बी लोअर देन व्हाट इट इज नाउ। टेम्परेचर जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। ये सब
theoretical questions है. An electromagnetic wave exerts pressure on the surface on which it is incident. Justify. कह रहे हैं कि कोई भी जो electromagnetic wave होता है वो pressure exert करता है, तो भाई करेगा ही, क्योंकि उसके पास energy भी होता है और उसके पास momentum भी होता है, क्योंकि दोनों ही इस तरह की properties उसके पास हैं जो particle के पास होती हैं, तो pressure भी क्यों नहीं exert करेगा. Intensity बराबर pressure upon C के बराबर होता है, ये भी आपको पता होगा. अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो ऑप्शनल एक क्वेश्चन और दे दिया गया, क्या? इफ स्लिट्स इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर आइडेंटिकल, अगर स्लिट्स आइडेंटिकल है, देन इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन में वेरी बिटवीन 0 to 4 times ऑफ द इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट. जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट थ्रू अ रिलेवेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. देखो, अगर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की हम बात करते हैं तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos phi के बराबर होती है. ठीक है, अगर दोनों स्लिट्स आइडेंटिकल हैं तो बेटा दोनों से आने वाला जो इंटेंसिटी होगा दैट विल बी सेम. I1 बराबर I2 बराबर I0 सेम हो जाएगा. तो ये जो इंटेंसिटी है दैट विल बिकम 2I0 प्लस 2I0 cos phi, और cos phi की वैल्यू cos 0 अगर हम ले लेंगे तो दैट विल बिकम 4 times I0. तो इंटेंसिटी जो है वो कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इन बिटवीन 0 to 4 times ऑफ दिस. ठीक है, तो 0 to 4 times का मतलब वही है कि अगर यहां पे cos phi आपने लिया है, देखो अगर इंटेंसिटी को हमें मिनिमम करना है, I मिनिमम, तो उसके लिए cos phi हमारा -1 होगा. -1 जब होगा तो 2I0 माइनस 2I0 हो जाएगा, दैट विल बी 0. और अगर हमें इंटेंसिटी मैक्सिमम करनी है तो cos phi की वैल्यू मैक्सिमम होगी, दैट विल बी +1, तो वो 4I0 हो जाएगा. तो यही चीज यहां पर हमें प्रूफ करके दिखाना था. तो ये चीज आप देखो, इस तरीके से आप लैंग्वेज लिख करके पूरा प्रूफ करोगे कि टोटल इंटेंसिटी जो है वो इतनी होती है. अगर हमें बराबर करना है तो दोनों को इक्वल करो, और मैक्सिमम के लिए phi 0 ले लो तो 4 times आ जाता है. ठीक, मिनिमम के लिए वो हमारा -1 हो जाएगा cos phi, तो इस तरीके से होगा. फिर अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन as function of phase angle when diffraction of the light takes place through coherently illuminated single slit. कह रहे हैं जो single slit diffraction होता है उसके लिए आप इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाकर दिखाओ. तो बेटा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सबको पता है, सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है, उसके बाद इंटेंसिटी घटती जाती है, घटते घटते 0 हो जाती है. ऐसे यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा का जो विड्थ है अगर आप उसको देखो तो 2 λ/a है. इसके बाद जितने भी सेकेंडरी होते हैं सबकी विड्थ कम होती है, इसका जस्ट हाफ होता है. इसी चीज को सिर्फ ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बनाकर दिखाइएगा, और ये इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिफ्रैक्शन का भी और इंटरफेरेंस का भी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. ठीक, फिर अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, मिराज इन डिजर्ट्स, जो कि हमारा केस स्टडी है. तो देखो इसमें एक बढ़िया सा डायग्राम दिया है. कह रहे हैं टू अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर लाइट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम समवेयर बिलो द ग्राउंड. कह रहे हैं ग्राउंड के नीचे यहां कहीं से लाइट आती हुई ऑब्जर्वर को दिखाई पड़ती है. द ऑब्जर्वर नेचुरली अज्यूम्स दैट लाइट इज कमिंग, लाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड से बाय पूल ऑफ वाटर. मतलब देखो होता क्या है, पेड़ इस तरीके से है, एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है, सन से लाइट देखो ऐसे आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर के जब गई है तो हर एक लेयर पर वो रिफ्रैक्ट हो रही है. रिफ्रैक्शन होते होते इस ऑब्जर्वर के पास लाइट रे इस तरीके से जाती है. अगर ऑब्जर्वर की आंख में लाइट रे इस तरीके से जाएगी तो ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट यहीं पर दिखाई पड़ेगा. ठीक, तो उसको ये पेड़ उल्टा दिखाई पड़ता है. अब जब पेड़ उल्टा दिख रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि बीच में कहीं ना कहीं यहां पर वाटर रहा होगा, तो उसको ऐसा लगता है कि यहां पर वाटर है, ऊपर पेड़ है और नीचे उसकी परछाई बन रही है, इमेज बन रही है. तो इस तरीके का एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है डिजर्ट्स में, जिसको हम लोग मिराज कहते हैं. दैट इज द मिराज इफेक्ट. ठीक, अब आइए इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डिजर्ट्स. ये डिजर्ट में जो मिराज इफेक्ट होता है, कौन कौन से फेनोमेना यहां पर हो रहे हैं? तो बेटा रिफ्रैक्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है. तो देखो रिफ्रैक्शन तो हो रहा है एटमॉस्फेरिक, नो डाउट. TIR ये भी हो रहा है, क्योंकि यहां से आप देखो होते होते यहां से इस तरीके से लाइट गई है. ठीक है, तो TIR वाला काम भी यहां पर हो रहा है.
आगे देखते हैं, डिस्पर्जन एंड रिफ्रैक्ट। तो भाई डिस्पर्जन की तो कोई बात नहीं है, डिस्पर्जन की कोई बात नहीं। TIR एंड डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। डिफ्रैक्शन के लिए तो एटम जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं मीडियम के, वो तो बहुत छोटे होने चाहिए लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन। तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो करेक्ट है। रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मिराज इन डिजर्ट्स। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अ डाइवर एट डेप्थ ऑफ 12 मीटर इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर 12 मीटर नीचे वो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है बेटा विद रिस्पेक्ट टू एयर, सीज द स्काई इन अ कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल। अच्छा, ये देखो ये वही क्रिटिकल एंगल वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर पानी के अंदर यहां कहीं पर कोई वो डाइवर है जो डाइव कर रहा है, तो ये यहां से जब लाइट रे निकलती होगी, क्रिटिकल एंगल पर लाइट रे ऐसे हो जाती होगी, ऐसे यहां से गई होगी, क्रिटिकल पे ऐसे हो गई होगी। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी क्रिटिकल फॉर दिस, क्लियर। और यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रहा होगा, मतलब जिसको देखना है वो यहां से ऐसे देख रहा है, लाइट ऐसे आ रही, तो यही इतना एरिया है जितने से लाइट बाहर निकल रही है, उसी को वो कोन बोल रहे हैं। सीज द स्काई इन अ कोन ऑफ सेमी वर्टेक्स एंगल। तो हमको ये जो सेमी वर्टेक्स एंगल ये वाला अल्फा है, हमको बस यही बताना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अल्फा देखो किसके बराबर होगा बेटा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट लगाओ भाई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन तो यहां 90 है भाई, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हो गया, साइन IC विल बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन एयर गिवन, तो ये बन जाएगा 1/4/3, तो 3 जाएगा ऊपर। सो दैट विल बी IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ऐसा कोई ऑप्शन अगर है तो यही आंसर है, यस, साइन इनवर्स 3/4 इज आवर आंसर। ये देखिए साइन इनवर्स 3/4, क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ऑप्टिकल फाइबर इफ N1 एंड N2 आर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग, देन which among the following would be the correct equation। तो भाई देखो, सबसे अंदर क्या होता है, कोर होता है, इसके बाहर क्लैडिंग होता है, ठीक। और क्योंकि प्रोसेस यहां पर क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, बाहर का N2 है, तो ये डेंसर मीडियम होना चाहिए और ये रेयरर होना चाहिए, तो N1 शुड बी ग्रेटर देन N2। और ऐसा ऑप्शन हमारा कौन सा है, फोर्थ वाला है। आइए चेक करते हैं। सो N1 शुड बी ग्रेटर देन N2, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अ डायमंड इज इमर्स्ड इन सच अ लिक्विड व्हिच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर एज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब डायमंड को जिस लिक्विड में आपने डाला है, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड लिक्विड इंटरफेस एज कंपेयर टू क्रिटिकल एंगल ऑफ द डायमंड वाटर इंटरफेस विल। देखो भाई, अगर ये ज्यादा है तो बेटा क्रिटिकल एंगल तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, साइन IC इज इक्वल टू 1/ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है, विद रिस्पेक्ट टू एयर। इस तरीके का हम वहां पर क्रिटिकल एंगल देखते हैं, ठीक है। अब अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ यही चीज हमें लिख के दिखानी है। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, ठीक, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और यहां पर डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एक बार आपने उसको लिक्विड में डाला, एक बार आपने उसको वाटर में डाला, वही चीज आपको यहां बताया गया। क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये तब होता है जब नीचे वाटर है डेंसर मीडियम और ऊपर क्या है हमारा, एयर है। तो ये डेंसर होता है और ये रेयरर होता है, ठीक है। तो वहां पर उसी चीज को डेंसर की जगह डायमंड लिया और रेयरर की जगह लिक्विड या वाटर को लिया। जब आप इन दोनों को, अगर आप इसको रखो म्यू डी अपॉन म्यू एल, तो 1/sin IC, यहां पर क्या है म्यू डी अपॉन म्यू डब्ल्यू, 1/sin C डैश, यानी क्रिटिकल एंगल। तो यहां से आप कंपेयर अगर करोगे तो पता चलेगा कि क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू है वो घट गई, पहले ज्यादा थी बाद में कम हो गई। यानी कि लिक्विड के केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो ज्यादा है, वाटर के केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो कम है। तो वाटर का C डैश है, लिक्विड के लिए C है। फिर आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट पाइप मेड ऑफ ग्लास फाइबर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.68। फाइबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आउटर कवरिंग ऑफ द पाइप इज मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.44।
तो ये जो आउटर मटेरियल है ये, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, जबकि अंदर का है 1.68। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल्स ऑफ इंसिडेंट रे विद द एक्सेस ऑफ पाई फॉर फॉलोइंग फेनोमेना टू अकर। कह रहे हैं ये फेनोमेना हो जाए उसके लिए इस एंगल आई का रेंज क्या होगा। ठीक है, तो रेंज के लिए देखो हो तो रहा है प्रोसेस TIR का, तो उसको आप चेक कर लो भाई। अगर हम साइन C डैश क्रिटिकल एंगल अगर उसके लिए हम निकालते हैं तो दैट इज 1.44 अपॉन 1.68, क्योंकि फार्मूला क्या होता है क्रिटिकल एंगल का, दैट इज साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। ठीक, तो नीचे डेंसर का होगा ये, और अपॉन रेयरर का तो ऊपर चला जाएगा। तो रेयरर का देखो ऊपर रखा, डेंसर का नीचे रखा, बिल्कुल सही है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो क्रिटिकल एंगल हमारा आता है 59 डिग्री। इसका मतलब 59 डिग्री, ये जो टोटल इंटरनल का काम है वो तभी होगा जब एंगल हमारा 59 से बड़ा होगा। ठीक, तो 59 डिग्री से अगर आप बड़ा भेजते हो तो रेंज कितने का हो गया हमारा 31 का, क्योंकि 59 से बड़ा 90 डिग्री के बीच में कितना हो सकता है भाई 31 डिग्री के बराबर। ठीक, और साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बराबर होती है पता है, तो साइन आई मैक्स की वैल्यू कितनी होगी 1.68 टाइम्स साइन आर मैक्स। आर मैक्स कितना हो सकता है 31 डिग्री, एक्सट्रीम 90 डिग्री वाले केस में है ना, तो 31 डिग्री को रखा, साइन 31 सॉल्व किया गया तो ये वैल्यू हमारी कुछ 0.8662 के बराबर आई। हालांकि आई मैक्स की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 60 डिग्री के बराबर, यानी कि हम जो रेंज है वो 31 डिग्री के आसपास टोटल हो सकती है। हेंस ऑल द इंसिडेंट रेज विच मेक एंगल्स इन द रेंज 0 to 60 डिग्री with the axis of the pipe will suffer total internal reflection in the pipe। यहां बस यही बताना था कितने एंगल पर हम भेज रहे हैं जब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कर पाए या करवा पाए। ठीक है, सो गाइज ये था आपका CBSE ने जो आपके लिए सैंपल पेपर लॉन्च किया था उसका फुल ऑन सोल्यूशन। एक एक क्वेश्चन मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। ये लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज में जिसमें मैं कई सारे सैंपल पेपर्स आपको यहां पर सॉल्व करवाने वाला हूं। मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर।